लोकतंत्र जुड़ा हुआ है आज़ादी से। हम लोग गुलाम थे और जो इतिहास का पन्ना पलट करके देखते हैं तो लोकतंत्र हमें कभी नहीं मिला। सिर्फ बौद्ध संघों में कुछ जगह पर था, बुद्धिस्ट ऑर्डर्स में, उसमें उस समय गणतंत्र भी थे। लेकिन बाद में शकों ने, हूणों ने, कुषाणों ने, बहुत से लोग आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और ब्रिटिश आए। उसके बाद भारत गुलाम रहा लगातार और उस गुलामी के कारण लोगों को लोकतंत्र की पहचान नहीं थी। फिर लोकतंत्र के बारे में ब्रिटिश पीरियड में लोगों को जानकारी हुई और आंदोलन चला, आज़ादी का आंदोलन चला। और उसके पीछे यही कारण था कि कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा था कि हम लोकतंत्र लेकर के इस देश में आएंगे। और लोकतंत्र आया भी, संविधान बना और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूरी दुनिया के संविधान थे उन सब से प्रेरित होकर के, उनका अध्ययन करके, महामानव बुद्ध के संदेश को पूरी तरह से, उसके सार को इकट्ठा करके उस संविधान में सबकी मर्जी से और उसको डाला गया और उसे पसंद किया गया। विश्व के सबसे सफलतम संविधान में भारतीय संविधान आता है। हमें उस पर गर्व है और उसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती वो यही है कि उसके अंदर सबके भले की बात की गई है। जब हम लोकतंत्र और आज़ादी को जोड़ते हैं, सफलता उसमें मिल जाती है, तो उसमें हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधित्व। और प्रियम्बल के अंदर साफ साफ कहा गया है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और जब हम इस तरह के हर तरह के न्याय की बात करते हैं तो वो हर आदमी को ये एहसास होना चाहिए कि शक्ति के गलियारे में मेरा हिस्सा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। संविधान की जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15(4), 16(4), उसके बाद 330, 332, 334, 335, ये मुख्य आर्टिकल हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि राजनीतिक हिस्सेदारी और जॉब्स के अंदर जो हिस्सेदारी है वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दी गई हैं। उसके बाद ही समय समय पर बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिए, बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने हिसाब से निर्णय लिए, उनमें उतार चढ़ाव आया। लेकिन संविधान के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। जब भी कभी कोई दिक्कत होती है, भ्रम होता है, तो संविधान और जो डिबेट्स हैं वो उनको ठीक से बता देती हैं कि हाँ, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। और उसको सिर्फ ये कहना कि आरक्षण है, जहाँ आरक्षण लिखा भी हुआ है तो उसकी पूरी लैंग्वेज आप पढ़ करके देखिए 16(4) की, उसमें साफ साफ है वो संरक्षणवादी आरक्षण है, वो एकाधिकारवादी आरक्षण नहीं है। कि वो एकाधिकारवादी आरक्षण तो ये है कि एक पुजारी का बेटा है, पुजारी ही अगला पुजारी बनेगा, और ये राजा है, राजा का बेटा है, राजा के बाद में वही राजा बनेगा। ये एकाधिकारवादी आरक्षण है। लेकिन ये संरक्षणवादी आरक्षण है कि अगर देश के अंदर या एक परिवार के अंदर 4 बेटे हैं और 4 बीघा ज़मीन है तो हर बेटे को एक एक बीघा ज़मीन मिलती है। ये संरक्षणवादी आरक्षण हुआ। इसको प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, या और भी स्पष्ट रूप से ये हिस्सेदारी है। ये इसका नैतिक आधार भी है। बहुत से इस पे सवालात उठते हैं। लोग कहेंगे कि हम आरक्षण नहीं देंगे, हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। तो इसमें कोई देने वाला या लेने वाला नहीं होता। ये हिस्सेदारी का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार लोकतंत्र के अंदर ये प्रदत्त है। ये संवैधानिक अधिकार है, ये मूल अधिकार है। इसमें कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं है। इसमें कोई लेने वाला इसको छोड़ नहीं सकता और जो इसको ये लगे कि हम देने वाले हैं, और ना ही इसमें कोई एहसान है, ना इसमें छीनने का कोई एहसास होना चाहिए, ना इसमें अन्याय का कोई एहसास होना चाहिए कि किसी को अगर मिल रहा है उसका हिस्सा तो ये किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है कि हाँ, हमारी वैकेंसी कम हो गई, या हमारे पिताजी के पास ये था, या ये संविधान ने आकर के इसको हमसे हटा लिया। लोकतंत्र में ये बदलाव आना ही था। लोगों का हिस्सा लोगों तक पहुंचेगा, यही सामाजिक न्याय है। और जो भी उतार चढ़ाव होंगे उसमें सब हिस्सेदारी करेंगे। इसमें कहीं भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं, कोई भ्रम वाली चीज़ नहीं है। तो लेने वाला और देने वाला कुछ नहीं है। ये सामाजिक न्याय है और ये सबके लिए है। जो लोग सोचते हैं कि संविधान ने उनके साथ न्याय कर दिया, उनसे कुछ छीन लिया, तो वो ये स्पष्ट रूप से समझ लें कि आज अगर उनको ये लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो कल यही संविधान है जो उनको, उसी के आधार पर उनको न्याय मिलेगा।
उसी के आधार पर वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट से वो न्याय ले पाएंगे। यही लॉ ऑफ द लैंड है। इसलिए इस संविधान का सम्मान सबको करना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत को उसकी पुष्ट करता है, उसको पोषित करता है, पल्लवित करता है, उसका संरक्षण करता है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए। और लोगों ने बहुत बार कहा कि ये जो काबिलियत को कम करता है, काबिलियत से इसका संबंध नहीं है। पहली बात तो काबिलियत और प्रतिनिधित्व की कोई लड़ाई नहीं है आपस में। जो हिस्सा मांग रहा है वो काबिल नहीं है, ये आप अपनी परिभाषा लेकर के कह रहे हैं। काबिलियत की बात नहीं है। काबिलियत की अगर बात करेंगे तो आज़ादी की आवश्यकता नहीं होती। बाहर से लोगों को बुला लीजिए, एक से एक काबिल विदेशों में हैं, उनको आप आकर के यहाँ पर सत्ता दे दीजिए, उनको आकर के यहाँ डीएम बना दीजिए, उनको आकर के आर्मी में ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे उतार चढ़ावों में और उसकी जो जिम्मेदारी है वो सब हैं। जो भी नागरिक है इस देश में पैदा हुआ है उसका हिस्सा उत्थान में भी है और उसका हिस्सा पतन में भी है। अप्स एंड डाउन्स दोनों में है। तो काबिलियत की बात नहीं है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन चला था वो ऐसा नहीं है वो किसी से कम लंबे थे अंग्रेज़, वो किसी से कम ताकतवर थे या अंग्रेज़ी अच्छी बोलना नहीं जानते थे। लेकिन हम इस देश में पैदा हुए, हम इस देश के रहने वाले हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम और आप सब जो भी है जो यहाँ पैदा हो रहा है उसका ये अधिकार है कि वो यहाँ के शक्ति के गलियारे में अपना हिस्सा ले और देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे। कई लोगों को डाउट है कि ये जो जाति है वो भगवान ने बनाई है, शास्त्रों में लिखी है, इसको हटाया नहीं जा सकता। तो उनका ज्ञान बहुत कम है ऐसे लोगों का। ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, ना जातियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर। बहुत कम जगह हैं, कहीं क्लास हैं या कहीं दादागिरी हो सकती है, तानाशाही हो सकती है। लेकिन इस तरह का कि जन्मजात व्यक्ति हमेशा के लिए उसको ये कह दिया जाएगा पूर्व जन्मों के फल की वजह से आपको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्रीमी लेयर इसकी हटनी चाहिए। उन्हें क्रीमी लेयर वो नहीं दिखाई दी जो क्रीमी लेयर ज़मीन पर है। ज़मीन किसके कब्जे में है उसकी क्रीमी लेयर कभी तय हुई? वो क्रीमी लेयर जो निजी क्षेत्र के अंदर है, फैक्ट्रीज़ के ऊपर है, क्या वो क्रीमी लेयर कभी तय हुई? क्रीमी लेयर तो तब मानी जाती जब कोई ये इकोनॉमिक प्रोग्राम होता, ये सामाजिक प्लान है एक सोशल जस्टिस का, ताकि पूरे देश के लोगों को न्याय मिल सके। ये कोई गरीबी दूर करने वाला नहीं है, ना ही किसी को अमीर बनाने वाला प्लान है कि लोगों को अमीर बना दिया जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये निश्चित रूप से एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें डीम्ड है कि जब तक जाति रहेगी, जाति के आधार पर उत्पीड़न रहेगा और जो सीड है निश्चित रूप से वो ख़त्म हो जाएगा। तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा किसी भी तरह से। वो चाहे कहीं शास्त्र में लिखी हो, चाहे कोई व्यक्ति उसको आज कह रहा हो, इस तरह से। और क्रीमी लेयर के पीछे तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी है। और वो षड्यंत्र ये है कि जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो संसद में बैठते हैं, जो विधानमंडलों में, विधानसभाओं में बैठते हैं और जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अधिकारी हैं या इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो जब निकल जाएंगे तो हेडलेस हो जाएगा और लीडरलेस हो जाएगी वो कम्युनिटी। और उसके बाद डिवाइड एंड रूल करके उसको एकदम ख़त्म करना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे जो लोग पहले से सैकड़ों साल से एकाधिकार में जी रहे हैं, एकाधिकारवाद उनका है, वो एकाधिकारवाद उनका बचा रहेगा, उसका संरक्षण रहेगा। कई लोगों ने पूछा क्या ये हमेशा चलता रहेगा? हम नहीं चाहते कि हमेशा चले। जाति के खिलाफ कानून बनाइए, जाति को इलीगल घोषित कर दीजिए, बिल्कुल जैसे नोटबंदी हुई ठीक वैसे ही जाति ख़त्म हो जाए और रिप्रेजेंटेशन पूरा मिल जाए सभी जगह, जितने भी संसाधन हैं हर तरफ से। जहाँ रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिलने लगा लोगों को, तो जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वो मिलने लगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ख़त्म भी हो जाए, लेकिन उसकी पहल तो हो। जब उसकी पहल ही नहीं है, लोग ये नहीं चाहते। जब जाति ख़त्म करने की बात चलती है तब नहीं करते। वो अपने नाम के साथ जाति रखेंगे, अपार्टमेंट के आगे जाति लिखेंगे, गाड़ी के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर भी लिख देंगे जाति, और अपने मोहल्ले में, अपने जो कार्यालय है उसके अंदर लिखेंगे। यहाँ तक कि जो रेजिमेंट्स हैं आर्मी के, डिफेंस के, उन रेजिमेंट्स से भी जातियों के नाम अभी तक नहीं हटाए गए हैं। इससे बड़ी चिंता का विषय क्या हो सकता है कि क्या जाति ख़त्म करने का हमारे समाज का कोई प्लान है या नहीं है? तो वो प्लान तो बनाना पड़ेगा। अंतर्जातीय विवाहों के खिलाफ आज भी प्लान है, खाप पंचायत बैठती है, ऑनर किलिंग होती है। तो निश्चित रूप से जब लोग बाग हिस्सेदारी अपनी माँ, बहन, बेटी को, बहू को देने को तैयार नहीं हैं,
तो वो किसी केरल के सफाई कर्मचारी को कैसे टॉलरेट कर देंगे कि वो देश का बहुत बड़ा नेता बन जाए, वो अधिकारी बन जाए? वो नहीं कर पाएंगे। तो कानून के द्वारा ही महिलाओं को हिस्सेदारी जितनी मिली है, कानून के द्वारा ही मिली है। उनको जब पढ़ाई का अधिकार मिल गया है, उनके लिए विशेष प्रावधान होते हैं, तभी जा कर के उनको पढ़ने का अधिकार मिला, चलने फिरने का अधिकार मिला, और उनके जो चाहे वो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार हों, कानून बने हों, तब जा कर के उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है। वरना जो व्यवस्था चली आ रही थी, पुरातन व्यवस्था, पुरोहिताई की व्यवस्था, उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं थे, शूद्रों को अधिकार नहीं थे, अछूतों को अधिकार नहीं थे, ट्राइबल्स को अधिकार नहीं थे। और निश्चित रूप से जो मैन डोमिनेंस है और जो पुरोहितों का डोमिनेंस है, जो एकाधिकारवादियों का डोमिनेंस है, उनके प्रिविलेजेस और उनके प्रेरोगेटिव्स चले आ रहे थे। इस तरह से किसी भी तरह से जो उसके खिलाफ षड्यंत्र है वो रुकने चाहिए। और लोगों ने बहुत बार भ्रम फैलाया कि ये 10 साल का है। 10 साल का नहीं है। आर्टिकल 334 में 330 और 332 के लिए बहुत से विद्वान आज जानने लगे और बता भी रहे हैं इसको। इसका आर्टिकल 335 से कोई मतलब नहीं है, जिसके अंदर जॉब्स का रिजर्वेशन है। वो एक डीम्ड एक ऐसा प्रोविज़न है, जाति जब ख़त्म हो जाएगी तो अपने आप लोग उसका यूज़ करना कम कर देंगे अपने आप। आज बच्चों के नंबर 500 में से 500 आ रहे हैं और 99% वाले बहुत हैं बच्चे। निश्चित रूप से अगर साक्षात्कार ख़त्म करके देख लिए तो ये बच्चे टॉप करेंगे और टॉप कर रहे हैं हर सेवा में। लेकिन जब एक सीमा, जब आप साक्षात्कार में दिखाएंगे, चाहे किसी भी वर्ग के साक्षात्कार हों, किसी भी चाहे का समूह का के हों, खा के गा घा किसी के भी हों, उनमें जब दिखाई देता है कि वाकई जहाँ भी साक्षात्कार हुए हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं भेदभाव या भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही हैं और माननीय न्यायालय उसको ठीक करते रहे हैं, तो वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो, साक्षात्कार ख़त्म हो, तो अपने आप लोगों की इच्छा होगी जो होशियार हैं कि वो अपने आप उसको किसी भी तरह का इस तरह का प्रोविज़न जो जिसको प्रतिनिधित्व कहें या आरक्षण कहें वो छोड़ दें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप अखबारों में खुलेआम देते हैं कि हमको उसी धर्म का, उसी जाति का आदमी चाहिए, उसी उपजाति का चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज के वो लोग जो जाति का फ़ायदा उठाते रहें। साफ साफ बात यह है कि जाति और उपजाति के फ़ायदे अभी भी आरक्षण और प्रतिनिधित्व के फ़ायदे से ज़्यादा हैं। लोगों को ये पता है कि जाति का फ़ायदा ज़्यादा है, उसका पासपोर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसका वीज़ा की तरह यूज़ कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर सम्मान पा रहे हैं और निजी क्षेत्र के अंदर उनको नौकरी मिलेगी, लोग अपना आप चरण स्पर्श करेंगे, चलते फिरते अनजान लोग भी पैर छुएंगे और मदद करेंगे, चंदा देंगे अलग से। तो उससे बड़ा पासपोर्ट, उससे बड़ा वीज़ा कौन सा है कास्ट का? तो उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ना चाहते तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात है, वो मांग करते अपना कि हाँ हमको भी दो प्रतिनिधित्व, और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ठीक है। अगर उनका प्रतिनिधित्व कम है तो सबको मिलना चाहिए। एडिक्वेट प्रेजेंटेशन यही है कि महिलाओं को भी मिले और SC ST को भी मिले, OBC को, जिसका कम प्रतिनिधित्व है उसका एडिक्वेट प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिल रहा है उसको तो मिलना चाहिए। अगर वो कोई ऐसा अधिकार, ऐसा आधार बताता है जो असंवैधानिक है, तो निश्चित रूप से इसमें ये अनैतिक भी है और ये तार्किक भी नहीं है। तो लोगों को, कई लोगों ने कहा कि हमें बड़ी पीड़ा होती है कि जब हमारे बच्चे के ज़्यादा नंबर आते हैं और वो डॉक्टर नहीं बन पाता, इंजीनियर नहीं बन पाता, और शेड्यूल्ड कास्ट के और OBC के बच्चों के कम नंबर आते हैं और वो सेलेक्ट हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, हमको बड़ी पीड़ा होती है। तो उन्होंने पीड़ा का कभी कंपेयर नहीं किया। वो उन परिवारों से, उन लोगों से देखें जिनको दफ्तरों के अंदर जिनके ACR ख़राब किए जाते हैं जाति के नाम पर, जिनको गांव के अंदर पेशाब पिलाया जाता है, जिनके घर जला दिए जाते हैं, जिनके साथ रेप होता है, मास रेप होता है, तो कभी उनकी पीड़ा का एहसास भी करना चाहिए उनको। और अब फिर भी आप जाति पर गर्व कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आरक्षण से नुकसान है तो जाति पर गर्व करना छोड़िए और प्रतिनिधित्व की बात करिए। इंटर मैरिजेस को आप पसंद करिए, उसके लिए विशेष प्लान लेके आइए। उसमें अलग से कभी हमने तो देखा नहीं कि कभी किसी दबंग डोमिनेंट कास्ट वाले ने अंतर्विवाह का कोई कार्यक्रम किया हो जिसके अंदर अंतर्विवाहों को कभी पुरस्कृत किया गया हो, सम्मानित किया गया हो, या किसी रिलीजियस सेंटर से एक ऐसी अपील आई हो कि हमने, ये हमारा रिलीजियस सेंटर है, हम एक धर्म के रहने वाले हैं, यहाँ पर हम अंतर्विवाहों का एक समारोह कर रहे हैं, आप आइए कभी उद्घाटन करने। ऐसा कोई कार्यक्रम हमने देखा नहीं। किसी रिलीजियस सेंटर के ऊपर लिखा भी नहीं देखा कि उन्होंने अपील की हो कि हाँ जो भी यहाँ आएगा उसको राष्ट्रवाद की कसम खानी पड़ेगी। और राष्ट्रवादी वही है
जो देश के हर नागरिक का सम्मान करेगा और देश को हर स्त्री पुरुष का सम्मान करेगा, उसके अधिकारों के खिलाफ नहीं लड़ेगा और उनके अन्याय जो है उसमें पूरी तरह से अन्याय को ख़त्म करने के लिए वो कृत संकल्प रहेगा। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। किसी एनजीओ ने भी इस तरह की बहुत कभी वो नहीं किया कि कोई कार्यक्रम किया हो कि अंतर्विवाहों को आप आगे लेके आ रहे हैं। कभी दहेज प्रथा के खिलाफ तो करते हैं, लेकिन अंतर्विवाहों के फेवर के लिए कभी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ करते। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। तो निश्चित रूप से भविष्य में ऐसा समय आएगा कि जो लोग इसको बैसाखी मान के चल रहे हैं वो बैसाखी छोड़ देंगे अपने आप, और जब देखेंगे कि हाँ हमको जब 500 नंबर CBSE में आ सकते हैं, ICSE में ना आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से UPSC लोग टॉप करते रहें तो कोई उसमें नहीं भरेगा कॉलम में, और वो कॉलम अपने आप उनका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगी। तो वो पीड़ा अभी ख़त्म हो जानी चाहिए। लोगों ने कई बार धमकी दी कि साहब ये वोट की राजनीति जो है इसकी वजह से आज तक प्रतिनिधित्व और ये आरक्षण वाला मामला बना हुआ है। तो लोकतंत्र में वोट की राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है। उसमें रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है, माइनॉरिटी के राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, सब लोगों की हिस्सेदारी डीम्ड होती है। और उसमें लोकतंत्र जो की बुराई करने वाले बहुत हैं, लेकिन लोकतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, एक सफल व्यवस्था है तो अकेले लोकतंत्र है। और अगर कोई इस तरह की बात करता है कि वोट की राजनीति ख़त्म करके कोई अन्य राजनीति या अन्य कोई इस तरह का प्रोग्राम चलाएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें अशांति होती है, फिर विद्रोह और क्रांतियाँ होती हैं। और उसके बाद भी अगर जब फैसला होता है शांति के लिए, तो जब हस्ताक्षर होते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, तो वहाँ पर भी प्रतिनिधित्व की बात पर ही फैसला होता है। और ये निश्चित रूप से बताया था कि नहीं, हम लोग इकट्ठा होकर के, चाहे वो कमज़ोर हों, चाहे वो विरोधी हों, चाहे विद्रोही हों, चाहे वो ताकतवर हों, जब इकट्ठा बैठ करके, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हुआ हो, लोगों ने जब समझौता किया तो शांति के लिए कहीं ना कहीं म्यूचुअल रेस्पेक्ट होती है। और ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट हिस्सेदारी से आती है, और वो देश के अंदर भी और समाज के अंदर भी म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके सीधा एक लाइन का फार्मूला ये है, जिस दिन आरक्षण का और प्रतिनिधित्व का विरोध खत्म हो जाएगा, उस दिन ये खत्म हो जाएगा। जब तक विरोध है, इसका मतलब लोगों के दिमाग में अन्यायवादी चरित्र है, उनका चरित्र लोगों के साथ सामाजिक न्याय देने का नहीं है। तो उस दिन का इंतजार करिए कि लोग इसका विरोध ख़त्म कर दें और अपने जो अन्य नागरिक भाई हैं उनके उत्थान में अपना उत्थान भी देखें, और उनके न्याय को न्याय के अंदर परिभाषित करें, न्याय की परिभाषा को स्वीकार करें, न्यायिक चरित्र को स्वीकार करें। वो कोई इस तरह की अशांति की धमकी वगैरह न दें। बीच में रिजर्वेशन प्रमोशन के बारे में बहुत से ऐसे निर्णय आए, जिन निर्णयों को संसद ने चेंज किया। 77th अमेंडमेंट लेकर आए, और 81st 82nd अमेंडमेंट आया, 85th अमेंडमेंट आया। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पूरे देश के अंदर लागू है, लेकिन उसके बारे में कई बार इस तरह के निर्णय हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से, जिनके कारण काफ़ी संघर्ष बना हुआ है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बात तो 85th अमेंडमेंट पूरे देश के अंदर लागू है, और संसद ने संविधान में संशोधन करके 16(4), 15(4) और 16(4)A, B, C ये सब फंडामेंटल राइट्स के पार्ट हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई भ्रम की कहीं भी गुंजाइश नहीं बचती है। और जब तक संविधान में जो लिखित चीज़ें हैं उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो संविधान पर जो भी काम करते हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे वो न्यायाधीश हैं, चाहे नेता हैं, कोई भी हैं, तो रूल ऑफ लॉ का सम्मान करना चाहिए। और वाकई ये जहाँ भी कहीं रूल ऑफ पुलिस, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रूल ऑफ जज या रूल ऑफ मिलिट्री की बात आती है, तो वहाँ संविधान कमज़ोर पड़ जाता है। और हमारा संविधान बहुत मजबूत संविधान है। संविधान से सबको शक्ति मिलती है। अगर संविधान की बात नहीं मानेंगे तो वो पुलिस भी कमज़ोर होती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जज भी कमज़ोर होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व भी कमज़ोर होता है, प्रतिनिधि भी कमज़ोर होता है, और आम आदमी तो कमज़ोर होता ही होता है। तो संविधान का सम्मान करना चाहिए। जो प्रतिनिधित्व की बात है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें सारी की सारी जो दिक्कतें पैदा हुई हैं, वो दिक्कतें हुई है कि जो प्रतिनिधित्व है, जिसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उस प्रतिनिधित्व को हम लोगों ने कंपेयर नहीं किया पूरी दुनिया के प्रतिनिधित्व से। अगर हम उसको कंपेयर करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं लोकसभा की, वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं,
पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और हम लोग दावा करते हैं बहुत से निबंधों में, बहुत से लेखों में, बहुत से संबोधनों में इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन रिसर्च जो बताती है वो ये बताती है कि इंडिया इज़ द लीस्ट रिप्रेजेंटेड सोसाइटी, सबसे कम प्रतिनिधित्व है यहाँ पर और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जो भी प्रतिनिधि होता है उसका संपर्क अपने जो समर्थक है, अपना जो वोटर है या कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नागरिक है उससे नहीं हो पाता, और ना लॉयल्टी हो पाती है, ना उसके पास तक उसकी पहुंच हो पाती है, और 5 साल गुजर जाते हैं। आप जानते हैं हमारे देश की जो जनसंख्या लगभग 130 करोड़ के आसपास है, और उसके जो प्रतिनिधियों की संख्या है वो 795 से 802 तक रहती है। लेकिन अगर हम जो अन्य सफल डेमोक्रेसी हैं उनसे हम अगर तुलना करने लगेंगे तो आप ज़रा सी तुलना करके देखिए, इंग्लैंड की जनसंख्या 5.5 करोड़ है और उसके प्रतिनिधियों की संख्या 1425 है। रशिया की जनसंख्या 14.5 करोड़ है, 620 वहाँ के सांसद हैं। यूएसए की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास है, 535 वहाँ के जो सांसद हैं उनकी संख्या है। फ्रांस की जनसंख्या 6.5 करोड़ के आसपास है और 925 सांसद हैं। चाइना की जनसंख्या करीब 1 अरब और 40 करोड़ के आसपास है और 2980 के आसपास वहाँ के सांसद हैं। जापान की जनसंख्या करीब 13.25 करोड़ है और 710 एमपी हैं। जर्मनी की जनसंख्या 8.5 करोड़ है और 709 एमपी की संख्या है। पाकिस्तान की जनसंख्या 17.5 करोड़ है और 446 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। श्रीलंका की जनसंख्या 2 करोड़ 14 लाख के ऊपर है और 225 वहाँ सांसद हैं। नेपाल 2 करोड़ 64 लाख है, 334 सांसद हैं। बांग्लादेश 16 करोड़ 10 लाख के आसपास है और 350 सांसद हैं। भूटान 7 लाख लगभग जनसंख्या, 72 सांसद हैं। इटली 6.5 करोड़ के आसपास है जिसके 951 सांसद हैं। वेनेजुएला की जनसंख्या 2 करोड़ है और 167 सांसद हैं। और आप कंपेयर करके देखिए अपने देश से। इसके पीछे सीधे सीधे बात जो है वो ये रिसर्च है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है तो वोट की वैल्यू कम हो जाती है, और कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है तो वोट की वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो प्रतिनिधित्व ठीक नहीं हो पाएगा और शोर शराबा बहुत होगा। तो निश्चित रूप से उनको कंपेयर करना चाहिए चाइना वगैरह से, कि वाकई अगर आवाज़ नहीं है, लोगों की वॉइस नहीं है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो निश्चित रूप से उनकी जो बात है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। और उसका असर होता है सड़क पर, उसका असर होता है कि वो लोग जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है राष्ट्रीय स्तर तक और प्रतिनिधियों के द्वारा, तो वो लोग सड़क पर आवाज़ करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत होती है, कहीं सांप्रदायिकता की बात आती है, कहीं जातीय तनाव होता है, और अच्छे कानून बनाने के लिए, बेहतर कानून बनाने के लिए, पब्लिक की पल्स की बात करने के लिए। पब्लिक की पल्स क्या है? उसमें 1-2 आदमी की पल्स नहीं होती, ना ही वो 51% लोगों की पल्स होती है। पब्लिक की पल्स में तो सभी की आती है, सारी कास्ट और सारे मैक्सिमम लोग, और वो पल्स संवैधानिक रूप से लोगों की ओपिनियन जो है वो आनी चाहिए। प्रतिनिधित्व के मामले को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि वो प्रतिनिधित्व इस तरह का होना चाहिए कि लोगों का प्रतिनिधित्व हो। दूसरी शर्त है कि उनके जो विचार हैं, उनकी ओपिनियन, उसका प्रतिनिधित्व हो। और तीसरी चीज़ है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके बिना कोई भी सत्ता में ना आ सके किसी भी तरह का। जो अल्पसंख्यक SC/STs को भी कहा गया है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में। तो निश्चित रूप से सबका सम्मान संविधान करता है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि किसी को ये ना लगे कि हाँ, संविधान में मेरा हिस्सा नहीं है। तो ये अंतर है रिप्रेजेंटेशन में। और जो रिजर्वेशन मान के चलते हैं, जब रिजर्वेशन की बात आती है, जहाँ पढ़ते हैं संविधान में आप रिजर्वेशन वर्ड, तो वहाँ वो संरक्षणवादी है। संरक्षणवादी आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एकाधिकारवादी आरक्षण है उसमें दिक्कत है। होना चाहिए प्रतिनिधित्व, शेयर, जो सबको पसंद आएगा निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।